तो प्रीवियस क्लास में अपन डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और डॉट प्रोडक्ट के फिजिकल मीनिंग तक अपन ने समझ लिया था। तो आपने जाना था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या वहाँ पे मीन है। तो वहाँ पे आपने कहा था कि दो वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है एक तरीके से प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर फिजिकल मीनिंग में आपने समझा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर है और बी वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देन डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। लेके क्वेश्चन if ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर बराबर -7, then the angle between then the angle between then the angle between a vector and b vector is option A is pi by 6, B is 2 pi by 3 and C is pi by 3 and D is 0। तो आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। हाँ -7। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, और ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो स्टार्ट हो जाइए, सोल्व कीजिए। किसी को कोई आइडिया कैसे करना होगा, अनुमान कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट? कोई तो सिस्टम होगा, हाँ बताइए। हो गया बस इतना। ए सी वेक्टर को जैसे शिफ्ट करेंगे इधर ए प्लस बी बन जाएगा, इधर सी बन जाएगा। स्क्वायर ले लेंगे तो इधर सी स्क्वायर बनेगा। सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू आपको पता है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कल भी अपन ने चर्चा की थी जब अपन पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे। तो ए प्लस बी का स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। क्लियर हो गया? तो आपको किस में इंटरेस्ट, उसी थीटा में इंटरेस्ट। सोल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आएगा। क्लियर है? और आपने अगर स्कूलिंग या ग्रेजुएशन के दौरान कोसाइन फॉर्मूले पढ़े हो तो कोसाइन फॉर्मूला भी कुछ इस प्रकार से आता है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस का सी वेक्टर, टेकिंग स्क्वायर। और घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपकी अप्रोच बढ़ेगी, एकदम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर आ जाता है। तो कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाता है। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 49 माइनस 25 माइनस अपॉन यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू, सोल्व कर लीजिए भैया इसको। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 34 आ जाता है। तो ऊपर 15 और नीचे अगर आप बात करते हैं तो 30 आ जाता है, दैट इज 1/2।
और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया? π/3 होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कर लीजिए नोट। नमन, क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक के जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अपना टारगेट रहेगा कि जितने भी नंबर 8 या 9 क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से पूछे जाते हैं वो सभी के सभी अपने सही होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एनए भी पढ़ाऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन कोई टॉपिक इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है नुमान, आगे समझ में? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके लाइएगा। और आज आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा वेक्टर का एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड theta not equal to 0 be the angle between them be the angle between them be the angle between them such that तो ए ऑप्शन है यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी ऑप्शन की बात करें तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी की बात करते हैं साइन थीटा/2 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। एंड डी ऑप्शन की बात करते हैं साइन थीटा/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आप सोल्व कर पाएंगे? अप्रोच कैसी रहेगी इसको सोल्व करने की? बताइए कैसे सोल्व किया जाना चाहिए। तो होमवर्क के दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है। ए और बी यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है। अब इसको कैसे आप इवेल्युएट करते हैं कि इसकी वैल्यू इन टर्म्स के इक्विवेलेंट आ जाती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द projection calculate the projection of ik plus jk plus kk on in the direction of in the direction of ik माइनस का jk प्लस का kk। ए ऑप्शन है 2/√3, बी ऑप्शन है आपका 1/√3, सी ऑप्शन है आपका माइनस का 1/√3 एंड डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, इस प्रकार से सिचुएशन आपको गिवन। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी है और प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने सिखाया था आपको, शायद 5th प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताया था आपको। ये वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन लेना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना होता है उस वेक्टर का आप क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं और उसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं गिवन वेक्टर के साथ। यही है, तो बात कर लेते रहे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, कि आसान लग रहा है बट एग्जाम में पूछा
जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बी बराबर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आई के प्लस जे के प्लस के केप लिखा आपने, डॉट यूनिट वेक्टर किसका कैलकुलेट करेंगे, इस वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर एज इट इज लिखेंगे, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हो गया। यहाँ पे आई केप डॉट आई केप 1 होगा, जे केप डॉट जे केप 1 होगा, के केप डॉट के केप 1 होगा अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 आपका आंसर आ जाता है बी ऑप्शन। कर लिया अनुमान। तो बात करते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। इस प्रकार से अगर आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, उनके बिटवीन एंगल पूछ लिया जाता है, तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए दो ही वेक्टर दे दिया आपको और इनके बिटवीन क्या पूछ लिया जाता है, एंगल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे कर लेंगे, कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे भी √3 होगा, यहाँ पे भी √3 होगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी आपने किया है 1 आएगा, 1/3 आ जाएगा ओवरऑल। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कर सकते नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है। अपन सेकंड हेडिंग डाली अपना क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर इस प्रकार से अपन ने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये अपन ने बी वेक्टर ले लिया, दोनों के बिटवीन जो एंगल हैं वो कुछ इस प्रकार से थीटा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो भी कैसी होती है, वेक्टर होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है इस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। इस बोर्ड के प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो प्लेन का बोर्ड का प्लेन और इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लेन सेम ही है, तो आपका इनके परपेंडिकुलर बाहर की ओर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर भी हो सकता है। तो उसको अपन कुछ इस प्रकार से डिनोट कर देते, ठीक है, ये आपका हो गया एन के। तो यहाँ पे लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे लिखा जाता है साइन थीटा एन। कर लीजिए नोट, पता होना चाहिए आपको, बेसिक सा रूल। और अब डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। राइट हैंड का यूज किया जाता है, और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखना आता है तो पूरी फिजिक्स में जहां पे भी आप बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, तो डायरेक्शन देखने में बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत सी जगह देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो राइट हैंड का यूज करेंगे। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो ए वेक्टर पे अपने फिंगर्स को रखेंगे और बी की तरफ रोटेट करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एनकेप की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे एनकेप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की ओर। यहाँ लिख लीजिए, वेयर एनकेप इज द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane A vector and B vector.
यहाँ पे लिख लेते हैं एरो लगा के, इफ ए वेक्टर बराबर, यहाँ पे आपने लिखा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के एंड बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई केप जे केप लिखा, के केप लिखा आपने, ए एक्स लिखा, ए वाई लिखा, ए जेड लिखा आपने, यहाँ पे बी एक्स लिखा, बी वाई लिखा और आपने बी जेड लिखा, प्रकार से इसको, और डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करना जानते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट को आप सोल्व करते हैं। आइए इसकी अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कर लीजिए यहाँ तक नोट। और अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की जब अपन ने बात की थी तो वहां पे भी यूनिट वेक्टर से अपन ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं यूनिट वेक्टर, दैट इज आई केप जे केप एंड के केप। इस प्रकार से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे अगर आपसे बात की जाती है आई केप क्रॉस जे केप, तो इसकी वैल्यू के केप होती है। यहाँ पे आपसे बात की जाती है के केप क्रॉस आई केप, तो इसकी वैल्यू जे केप होती है। और यहाँ पे आपसे बात की जाती है के आई केप क्रॉस जे केप हो गया। और यहाँ पे अपन ने जे केप क्रॉस के केप की भी बात कर लेते हैं, जे केप क्रॉस के केप, इसकी वैल्यू आई केप होती है। और अगर यहाँ पे अपन इनका साइन चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जे केप क्रॉस आई केप कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस के केप आता है। यहाँ पे आई केप क्रॉस के केप कर देते हैं, माइनस जे केप आता है। के केप क्रॉस जे केप कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस आई केप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं आई केप क्रॉस आई केप की, जे केप क्रॉस जे केप की और के केप क्रॉस के केप की, तो वैल्यू कितनी आती है भैया? 0 आती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और सेल्फ का सेल्फ से जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। सर याद रखने के लिए क्या सिस्टम अपनाए? तो ये आई केप जे केप और के केप को साइक्लिक याद रख लीजिए। और जब आप आई केप क्रॉस जे केप करेंगे तो आपको के केप मिलेगा, के केप क्रॉस आई केप करेंगे जे केप मिलेगा, जे केप क्रॉस के केप करेंगे आई केप मिलेगा। साइक अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे आई आई जे के बाद क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए था? पर जे केप क्रॉस आई केप आ रहा है, मतलब साइकिल ब्रेक हो रही, तो आप क्या लिखेंगे? थर्ड तो लिखेंगे बट माइनस साइन, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। इन जनरल अगर अपन बात करना चाहें, क्योंकि अब अपन सीएसआर नेट के स्टूडेंट्स हैं और अपने को टेंसर की नॉलेज है, तो अपन टेंसर के यहाँ पे सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई केप क्रॉस जे केप जो लिखा जाता है, यहाँ पे समेशन आई जे के और यहाँ पे के केप लिखा जाता साइकिल में। और यहाँ पे जो सिंबल है, इसको बहुत से टेक्स्ट बुक्स में अल्टरनेट सिंबल भी बोला गया है, बहुत सी टेक्स्ट बुक में आप इसको परमुटेशन सिंबल भी बोलते हैं, और बहुत सी टेक्स्ट बुक इसको लेविस-बेटा टेंसर भी बोलती हैं, ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट का विषय नहीं है, अपना इंटरेस्ट का विषय है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं। जब टेंसर पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू होती है इसकी +1, सेकेंड वैल्यू -1 और थर्ड वैल्यू 0। +1 कब लेंगे? इफ ऑल डिफरेंट, इफ ऑल डिफरेंट। ऑल का मतलब है आई जे के, जो इंडिसेस यहाँ पे लिखी हुई है इसके सब स्क्रिप्ट में, उनकी बात करें अगर सभी की सभी डिफरेंट है और साइक्लिक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी। साइक्लिक का मतलब आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद
के आ रहा है, ठीक है, ऑल डिफरेंट एंड साइक्लिक, ओके। -1 कब आएगा? इफ सभी डिफरेंट तो हैं बट नॉट साइक्लिक, ठीक है। इफ ऑल आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये नोटेशंस आपको पता होने चाहिए इन फ्यूचर जब आप एमएससी में आगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, इस प्रकार के नोटेशन बार बार यूज किए जाते हैं। नोट कर लिया? सेकंड लिख दीजिए, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दैट मीन्स यहां पे आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका चेंज आ जाता है, माइनस साइन का चेंज आ जाता है। जब आप ए क्रॉस बी की बात करें तो आपकी डायरेक्शन कहाँ थी? परपेंडिकुलर आप लोगों की ओर। और जब मैं बी क्रॉस ए की बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अंदर की ओर। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, किसका फर्क आए? केवल डायरेक्शन का। अगर मुझे दोनों को बराबर रखना है तो मैं क्या करूंगा? बी क्रॉस ए जिसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो वैल्यूज बराबर आ जाएगी। अंदर से कहां हो जाएगी डायरेक्शन? बाहर की ओर हो जाएगी, ठीक है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है भैया? पैरेलल का मतलब उनके बिटवीन जो बन रहा है एंगल वो कितना होगा? 0 होगा। और जब एंगल 0 बन रहा है दैट मीन्स उनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होगी। या कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं और कोई 3 पॉइंट्स बोल दिया जाता है कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो 3 पॉइंट से आप क्या बना सकते हैं? दो वेक्टर बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या बोल दिया? एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट, तो इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक ए बी वेक्टर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? एक ए सी वेक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ए बी क्रॉस ए सी की तो वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। लिख लीजिए तो if two vectors are parallel then a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यहां पे लिखेंगे और इफ 3 पॉइंट्स, जरूरत पड़ जाती इन कॉन्सेप्ट्स की, आर कोलिनियर। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन तो यहां पे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ तो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लिख देते हैं इसी के अंतर्गत, और
और एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर आपसे बात की जाती, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन 1/2, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप जानते एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अपन ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा के नहीं लिखा है। आप चाहे तो मैग्नीट्यूड की भी बात कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि जनरली जब भी एरिया के आपको कैलकुलेट करना होता है तो नॉर्मली मैग्नीट्यूड में ही बात की जाती है, ठीक है, बट होता वेक्टर है। फिफ्थ अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। कल मैं समझा चुका हूं इस बात को आपको, तो दोबारा से समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, फिजिकल मीनिंग की अगर आप बात करें, तो फिजिकल मीनिंग की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और इस वो पॉइंट के अबाउट यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क डिफाइन होगा या नहीं होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर इस ओपी वेक्टर को आप आर वेक्टर बोल देते हैं, कि आपका पॉइंट पी हो गया, तो इस पॉइंट ओ के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चल के अपन मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, एफ बराबर क्यू बी क्रॉस बी लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इस प्रकार से, तो उसके ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, आर की डायरेक्शन ये होगी, और वी की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से आपकी मोशन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर अंदर की ओर आ रही है नहीं आ रही। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी पार्टिकल इस प्रकार से मोशन कर रहा होता है, इस पॉइंट पे इस प्रकार से मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे देखूंगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या आएगी, अंदर की ओर ही आएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कहाँ आ रही है, अंदर की ओर ही आ रही है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपका आर वेक्टर इधर होगा, ओमेगा क्रॉस आर करेंगे इधर आएगी। तो लगातार चेंज होती रहती है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। थोड़ी सी मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉर्क और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल ले लिया आपने, ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस के एंड बी वेक्टर बराबर यहाँ पे आपने लिखा 2i के प्लस जे के प्लस के। इस प्रकार से आपने लिख दिया। सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे आई केप जे केप के केप लिखा, यहाँ पे 1 2 -1 लिखा, और यहाँ पे आपने लिख दिया 2 1 1, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जब आप बात करते हैं, तो आई केप यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का आपने जेकेप लिखा, ठीक है भैया, और जेकेप को लिख रहे थे इससे रिलेटेड कॉलम, और रो को आप डिलीट कर देंगे। 1 इंटू 1 1 होगा, और 2 इंटू -1, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस अपन किसकी बात कर लेते हैं, केकेप की बात कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे। ये 1 माइनस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट इज -3, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने सिंपल कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 3, और यहाँ पे आई केप माइनस जे केप माइनस का के केप। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लिखिए, इफ ए वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk, बी वेक्टर बराबर pik प्लस 9jk, pik प्लस का 9jk एंड सी वेक्टर बराबर, यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप लिखा हुआ है, आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर वेक्टर, then find the value of p, then find the value of, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2,3 लिखा हुआ है, उसको भी आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दे दिए और ये क्या है भैया, कोलिनियर हैं। तो यहाँ से आप क्या बना लेंगे, 2 वेक्टर बना लेंगे, और 2 वेक्टर कोलिनियर हैं, दैट मीन्स वहां पे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से आप एक तो बना लीजिए ए बी वेक्टर, ये क्या लिखा जाएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है भैया। तो यहाँ पे बी की पी माइनस 2 आई कैप, पी माइनस 2 आई कैप लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपने 9 माइनस 3, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 जे कैप। एक अपन एसी वेक्टर बना लेते हैं, कितना आ जाएगा भैया, आई कैप, और यहाँ पे माइनस का 2, तो 1 माइनस 2 तो माइनस का आई कैप, और माइनस का जे कैप है, यहाँ पे भी जे कैप है, -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा ना। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर की, तो लिख देते हैं भैया p माइनस 2, यहाँ पे आपने आई कैप लिखा प्लस का 6 जे कैप लिखा, और यहाँ पे क्रॉस माइनस का आई कैप माइनस का 4 जे कैप लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप आई कैप का आई कैप के साथ तो 0 हो जाएगा, तो माइन आई कैप का जे कैप के साथ के कैप आएगा भैया, के कैप लिखा आपने, ठीक है। और यहाँ पे p माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने माइनस के 4 से। अब बात करते हैं जे कैप का आई कैप के साथ, तो जे कैप का आई कैप के साथ करेंगे तो माइनस का के कैप आएगा, तो 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा भैया, ये माइनस का 6 लिखा आपने, और यहाँ पे माइनस का के कैप आ रहा है, के कैप को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0। तो कर लीजिए भाई नोट। अब के कैप तो 0 हो नहीं सकता, किसको 0 होना पड़ेगा, इसी टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का 4p, यहाँ पे प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 6, बराबर अपन ने 0 लिखा, ये 14 हो गया, ये माइनस का 4p है, तो p बराबर यहाँ पे 7/2 आ जाए। कर लीजिए। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो गिवन p वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। q आपको दिया हुआ है, q वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया हुआ है भैया। r आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3i कैप माइनस के कैप, ठीक है। द वेक्टर v विच इज ऑर्थोगोनल, यहाँ पे द वेक्टर v विच इज ऑर्थोगोनल, which is orthogonal with p vector and q vector, with p vector and q vector
is orthogonal p vector and having unit scalar product, having unit scalar product, unit scalar product with R, then R H, सॉरी V आपको कैलकुलेट करना है, ऑप्शन लिखिए 3i प्लस 2j प्लस का 5k अपॉन 4 है। बी ऑप्शन लिखिए भाई 3i प्लस का 2j माइनस का 5k अपॉन 4 है। सी ऑप्शन की बात करते हैं 3i माइनस 2j प्लस का 5k और यहाँ पे अपॉन 4 है। डी ऑप्शन की बात करते हैं 3i माइनस का 2j माइनस का 5k अपॉन 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं और v के साथ इनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो आपका v वेक्टर है p और q के साथ ऑर्थोगोनल है और जो उसका प्रोडक्ट है वो r के साथ कितना है, स्केलर प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, यूनिट लिखा होगा, यूनिट स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आपको v वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, दिमाग लगाइए। बहुत बेसिक से आंसर निकलेगा, आप कहेंगे सर इतना बेसिक से कैसे निकल सकता है। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है अपने को, एक तो उसकी डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर से लिख देते हैं और मैग्नीट्यूड की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ये बताइए, क्या कहीं से आप इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं क्या? और अपने पास ऑप्शन है, डायरेक्शन पता लगते अपने को आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि ये सभी डिफरेंट है और ये आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई भी इनमें सेम हो, सभी डिफरेंट है। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइए। हाँ बोलिए। पी वेक्टर क्रॉस क्यू, क्यों? हाँ ऑर्थोगोनल है बिल्कुल। तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करूंगा ऑर्थोगोनल से, आप मुझे समझाइए। बोलिए, आप काफी पास है अपने आंसर से। एनी आइडिया? अब आपने क्या कहा यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो v वेक्टर है वो p और q के परपेंडिकुलर, मान लेता हूं ये p वेक्टर है आपका, रैंडम मान रहा हूं, कोई स्केल बेसिस नहीं है, अलग इसके हिसाब से मानेंगे तो अलग बनेगा सिस्टम। और ये q वेक्टर मान लिया मैंने, और मेरा v वेक्टर है वो p से भी परपेंडिकुलर, q से भी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये रहा मेरा v वेक्टर। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूं n कैप की, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर से जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसी पेन की डायरेक्शन में होगी। मतलब n कैप और v कैप क्या है, पैरेलल है या नहीं? अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की ही बात करूं तो n कैप और v कैप क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब जो n कैप होगा वही v कैप होगा, होगा या नहीं होगा? हो गया, तो v कैप आ गया अपना, हो गया क्वेश्चन सोल्व। v के बराबर यहाँ पे लिखा p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर अपॉन p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर से एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, बट मेरा इंटरेस्ट उस रिजल्टेंट वेक्टर में नहीं है,
क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट होगा, मेरे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट होगा, बट दोनों में एक चीज कॉमन होगी कि यहाँ पे आपका पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, मान लीजिए वो डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर और वी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब पैरेलल वेक्टर होंगे विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। और मैं दोनों के यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो सेम होंगे, ठीक है। और तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते, नहीं कर सकते? जब वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड भी लिख दिया जाएगा, यहां से आप वी कैप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपकी स्टेप 1 हो गई, होमवर्क है आपके लिए। और स्टेप 2 की बात करते हैं। आपका अगर आप एग्जाम में बैठे होते रहे, क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका काम यही कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ कंप्लीट होते आपको ऑप्शन से आंसर पता लग जाता है। स्टेप आपको करनी ही नहीं थी कि आपका टाइम वेस्ट करेगी केवल, बट यहाँ तो अपने को पूरा करना है। आपको क्या कहा गया है कि वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर कितना है? 1। क्लियर है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल मैं ऐसा लिख सकता हूं। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वी का मैग्नीट्यूड वी कैप डॉट आर वेक्टर बराबर 1। मेरे पास वी का मैग्नीट्यूड नहीं है, मेरे पास वी कैप है, मेरे पास क्या है? आर। मैं इनके एंगल वेंगल के बारे में बात नहीं करूंगा, इनको ओपन नहीं, मैं क्या करूंगा? जस्ट इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, क्योंकि वी कैप मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में है, आर वेक्टर भी मेरे पास 3 आई कैप माइनस के कैप की टर्म में। सिंपल इनका क्या कर लेंगे? डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। इनके डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ये आपका वी लिखा हुआ है, उस नंबर को यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वी बराबर 1 अपॉन पी कैप डॉट आर वेक्टर आ जाता। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन करना है, कर लाएंगे। भाई एक बात आप मुझे बताइए, होमवर्क देना सही है ना? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। और आपको टेंडेंसी नेट के बेच में और जेम के बेच में डिफरेंस ये होता है कि उनको लगभग सभी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आप लोगों को जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं केवल वही करवाए जाते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि और भी आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है स्वयं से ही, ठीक है, ताकि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ बने। क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं इसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी चर्चा की थी कि कोई भी आपके 2 वेक्टर हैं, अगर उनका आप वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कर, जैसे ए वेक्टर हो गया क्रॉस बी वेक्टर हो गया, जब आप लोगों ने इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आपके पास क्या आ गया? नया वेक्टर पी वेक्टर आ गया। अब इस पी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ डॉट भी किया जा सकता है। आप पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन क्या है कि आप पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी कर सकते हैं। और पी वेक्टर बराबर क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहाँ पे भी क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगी आपकी स्केलर आएगी, आएगी नहीं आएगी भैया? और यहाँ पे क्या आएगी? वेक्टर आएगी। तो इनके नाम भी उसी हिसाब से रख दिए गए। इसको बोल दिया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको बोल दिया गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसा कोई खास है नहीं। और यहाँ से स्केलर क्वांटिटी आती है तो जो आपके क्यूबोइड के वॉल्यूम होते हैं इनको रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंपली ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है वेक्टर प्रोडक्ट का, वो आपको याद रखना है और बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। हेडिंग डालिए। तो आपको थीम पता होनी चाहिए कि टॉपिक का सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे पहला अपन लिखते हैं, यहाँ पे लिखवा देता हूं एक लाइन। वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स itself uh, itself
vector and it can be dotted or crossed and it can be dotted or crossed with another third vector, another third vector. ठीक है, so one is first is scalar triple product. ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ध्यान से समझते हैं किसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इसको इस प्रकार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो लिखा जाता है, यहाँ पे आप ए वेक्टर डॉट यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं जैसे भी आप इसको लिख देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ए डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, बी क्रॉस सी को ओपन करेंगे पहले तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है भैया। तो सबका यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और बी और सी के बिटवीन एंगल थीटा बोल देते हैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है मान लेते हो क्या है, पी वेक्टर, और ये आपका ए वेक्टर है। तो पी और ए के बीच में बनने वाला एंगल अगर अपन फाई बोल देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, कोस फाई आएगा। तो इसको इस प्रकार से भी ओपन कर दिया जाए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर थीटा जो है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और फाई जो है एंगल बिटवीन, यहां पे आप लिखेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस सी, ओके। और ये तो मैग्नीट्यूड है, इसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो ए वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को जो ओपन किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 B3 और यहाँ पे C1 C2 C3, इस डिटर्मिनेंट के माध्यम से इसको सोल्व किया जाता है। यहाँ तक का तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते ही थे। अब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के स्थान पे आपने A1 A2 और A3 लिख दिया है, बस इतना आपने किया है। और सिंपली आप समझ भी सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप था, तो आई कैप और ब्रैकेट में कुछ आएगा प्लस जे कैप ब्रैकेट में कुछ आएगा प्लस के कैप ब्रैकेट में कुछ आएगा, और इसको आप डॉट कर रहे हैं किसके साथ, ए के साथ। तो वो जो ब्रैकेट है आई कैप का वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 आई कैप के साथ। आई कैप कितना हो गया, 1 हो गया। तो A1 और फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे भी देख लीजिए A1 और वही फर्स्ट ब्रैकेट इसी से निकलेगा, आपका निकलेगा नहीं निकलेगा। तो बात एक ही है, नया कुछ भी नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखा गया है। अगर कभी भूल भी जाए तो अपने को पता होना चाहिए आखिरकार कैसे इनको लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है अनुमान उसको देखते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डॉट और क्रॉस की पोजीशन को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर, यहां पे आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सो यहाँ पे सो द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत सी बार आपको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उस रूप में नहीं पूछा जाता है जिस रूप में आपको डेटा गिवन होते हैं। तो आपको क्या करने होते हैं, पोजीशन को चेंज करना होता है। पोजीशन को चेंज करने से आपके जो डाटा हैं वो आपके लिए यूजफुल बन जाते हैं। ठीक है, सेकंड है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे एबीसी को साइक्लिक रोटेशन कराता हूँ, साइक्लिकली घुमाता हूँ, तो उससे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि सी को मैं आगे ले आता हूँ, तो सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, ठीक है। और आप यहां से भी देख सकते हैं इक्विवेलेंट ही है, ए डॉट बी क्रॉस सी था, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो होता है, सी को आगे लिख सकता हूँ। सी डॉट क्या बना हुआ है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे भी क्या है वही है। अब मैं क्या करता हूँ, बी को आगे ले आता हूँ, तो आप देख लीजिए ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ये आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, साइकिल का फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट और यहाँ पे आ जाता है सी वेक्टर क्रॉस ए। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी सी बराबर सी ए बी बराबर यहाँ पे बी सी ए। ठीक है, कर लीजिए नोट। लिख लिया। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी आपने लिखा हुआ है और आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे सी क्रॉस बी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस का सी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का ए डॉट सी क्रॉस बी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉलो नहीं हो रही, साइकिल फॉलो नहीं हो रही। ठीक है, फोर्थ अपन लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट represents volume of parallel pipe। ध्यान से देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, कि यहां पे आपने और इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आपने ओरिजिन बोल दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ए वेक्टर बोल देते हैं,
इसको आप बी वेक्टर बोल देते हैं, इसको आप सी वेक्टर बोल देते हैं। इस प्रकार से को टर्मिनस एजेज पैरेलल पाइप्ड बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसको प्रॉपर अगर अपन क्यूबॉइड बोल देते हैं तो एबीसी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ये बनाया है कुछ इस प्रकार से बनाया है कि इसकी ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, सी वेक्टर हुआ, तीनों क्या हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम कितना होगा, एबीसी आएगा। और आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कर लीजिए भैया, इसके यहाँ पे इसको अगर आप इसी इसी फॉर्मेट में इसकी एक्सिस को देना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो जाहिर सी बात है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर के अलोंग ही आएगा। और सी वेक्टर और एन कैप के बिटवीन बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी और ए और बी के बिटवीन साइन थीटा, थीटा बराबर कितना है, 91 होगा। तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार से। वेयर साइन थीटा बराबर कितना है भैया, 1 है और कोस फाई बराबर यहाँ पे 1। अब एक बात आप मुझे बताएंगे, क्या 2 डायमेंशन में वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? अगर अपन इस प्लेन की, जैसे प्लेन है, बोर्ड है, क्या मैं इस बोर्ड के लिए वॉल्यूम की बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि 3 डायमेंशन जब होता है तब वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है, 2 डायमेंशन में वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1 डायमेंशन में एरिया का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए। वॉल्यूम के लिए अपने को कितनी चाहिए, 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 3 वेक्टर हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि वो हमेशा वॉल्यूम का ही फॉर्मेशन करेंगे? मैंने कोई भी 3 वेक्टर दे दिए और आपसे पूछा ये 3 वेक्टर क्या हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेंगे? जैसे मैंने 3 वेक्टर बना दिए कोई भी, क्या करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मेशन? करने चाहिए, एस और नो, वाई? एस के पीछे भी आपके पास तर्क होना चाहिए, नो के पीछे भी तर्क होना चाहिए। बताइए, कोई भी 3 वेक्टर अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो 2 डायमेंशन का ही सिस्टम रह गया ना भाई। ये तीनों कोई भी 3 वेक्टर बना दिए मैंने रेंडमली, क्या इनसे वॉल्यूम का फॉर्मेशन हो सकता है? यहाँ मैं 1 लाख बना दूं, 1 करोड़ बना दूं इसी प्लेन में वेक्टर, पर वो वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कैसे, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। चलो आप ये क्या कर देंगे, ये ए बोल दीजिए, ये बी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कैलकुलेट। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इन दोनों के बिटवीन एंगल क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपका एन कैप आ गया। ठीक है, अब एन कैप और ए के बीच में भी तो आपको एंगल देखना पड़ेगा कितना है, 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में कोस आता है, कितना होता है, 0। तो अगर कोई भी 3 वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं दैट मीन्स वो कोप्लेनर हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मेशन नहीं करते। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने में काम आएगी। और गेट के एग्जाम में LILD से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ज्यादा बार। उनका एक तरीके से फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर पूछते रहते हैं। अब आपको वहां पे भी इसका जरूरत फील होगा, वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, जब वो पढ़ेंगे तब वहां पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो लिखा है 5th पॉइंट, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी भैया।
और आपसे कोई भी 3 वेक्टर दे दिए जाएंगे, एबीसी आपको दे दिए, बोल दिया गया कि ये कोप्लेनर हैं, तो जाहिर सी बात है जब वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं तो उनमें से कोई भी एक कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे और वो आपसे पूछ लेंगे, जब आप डिटरमिनेंट सोल्व कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट जो कि कोप्लेनर हैं, तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 पॉइंट दे दिए रेंडमली। तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्या बना सकते हैं, 3 वेक्टर बना सकते हैं। तो कोई भी 4 पॉइंट अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनसे बनने वाले जो 3 वेक्टर होते हैं उनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन लिखिए, ये वेक्टर दिया हुआ है आपको, बी वेक्टर की बात करें 2i कैप माइनस का 4j कैप, सी वेक्टर की बात करें i कैप प्लस का लेमडा j कैप प्लस 3k कैप, देन लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क एफ एबीसी आर कोप्लेनर। कर लीजिए, हो जाएगा होमवर्क। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए होमवर्क में, आपको दिया हुआ है u वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, b बराबर आपको दिया हुआ है i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, and w is a unit vector and w is a unit vector and w is a unit vector, then find the maximum value, then find the maximum value of w वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए है √14, बी है माइनस का √14, सी है 0 एंड द डी ऑप्शन इज √7/2। हो जाएगा, क्या W ऐसे कैसे, आप यूनिट वेक्टर ऐसे थोड़े लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कैप जे कैप प्लस के कैप का 1 कहाँ हो रहा है, और मैग्नीट्यूड तो किसी और वेक्टर का भी जरूरी थोड़े ही कि इस प्रकार से लिखा जाए तभी मैग्नीट्यूड 1 आए, कुछ उसके अपोन में लिखा हो सकता है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होके 1 आना होता है। तो यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ नहीं, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ W दिया हुआ है आपको, दैट इज 1। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, बहुत आसान है। आपको u और v दिया हुआ है तो सिंपली आप कर लेंगे, नहीं हो पाएगा क्या, हो जाएगा नहीं होगा, चलो हिंट दे देते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, u v w, दैट मीन्स आपको u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर कैलकुलेट करना, यही कैलकुलेट करना है भैया। ठीक है, आपको u और v पता है, W के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं, आप क्या कर सकते, पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो आप क्या कर लीजिए, u वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर कर लीजिए। अब तो हो जाएगा भाई। अब यू यहां पे इसको ओपन करेंगे तो यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट को, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस पाई आ जाएगा। जो चल रहा है कि अपन पाई लेते हैं हमेशा डॉट प्रोडक्ट में। यू क्रॉस वी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्या? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इस दोनों को ये तो डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। यू क्रॉस वी को जब आप कैलकुलेट करके मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसकी वैल्यू शायद √14 आएगी, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ रहेगा कोस फाइव। तो कोस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1। तो ए ऑप्शन आ जाए। एग्जैक्ट आई एम श्योर हूं कि यही आएगा, ठीक है ये ऑप्शन। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है उस तरीके से वैल्यूज नहीं दी जाती हैं जिस तरीके को आपको रिक्वायर होती हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में पहले ही मेंशन कर रखा है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा ही चल रही है। आगे बढ़ते हैं। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी वैल्यू जो आपने पहले ही पढ़ा है, कैसे ओपन किया जाता है इसको बैक माइनस केप से, ठीक है। तो बी माइनस कर लीजिए यार। तो ये कैसे लिखा गया, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे लिखा गया है, और ऑब्जर्व करके लिख दिया गया कि इसको जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। किसी को प्रूव करना है तो ए को A1 A2 A3 कंपोनेंट्स में लिख लीजिए, बी को कंपोनेंट्स में लिख लीजिए, सी को कंपोनेंट्स में लिख दीजिए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर आएगा उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। लास्ट में जब टर्म्स बनेगी तो B1 B2 B1 आई के प्लस B2 जे के प्लस B3 के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 बनेगा, और यहाँ पे C1 आई के प्लस C2 आई के प्लस C3 के कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बनेगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी और है, नोट लगा के लिख लीजिए, जिसे जकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं। जकोबी होती ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस अपन बात करते हैं यहाँ पे साइकिल को रोटेट करते रहिएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और प्लस यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है भैया। तो ये अपना ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ और। एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। द यूनिट वेक्टर द यूनिट वेक्टर्स, यहां पे आप लिखेंगे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ब्रैकेट में लिखेंगे बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर
not parallel, are not parallel, are such that, are such that, are such that A vector cross B vector cross C vector and that is equals to root 3 by 2 C. ठीक है, आइए बात करते हैं। देन द एंगल विच, देन द एंगल विच A vector makes with B and C, with B vector and C vector respectively। ठीक है भैया, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन लिखेंगे आप 30 डिग्री 90 डिग्री, बी ऑप्शन आप लिखेंगे 150 90, सी ऑप्शन लिखेंगे आप 60 90 और डी ऑप्शन लिखेंगे आप 90 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको सोल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जा सकते हैं अगर वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया तो। हालांकि मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि कैलकुलस से, वेक्टर कैलकुलस से ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हुआ है भैया। ठीक है, बराबर रूट 3 बाई 2 और यहाँ पे सी वेक्टर गिवन है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बात करें तो बी वेक्टर बैक माइनस कैप से आप ओपन कर देंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट कितना आ जाता है बी वेक्टर। इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे बी का कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो आपने सिंपल लिख दिया कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। और यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे भी सी वेक्टर है, यहाँ पे भी सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाता है, माइनस का रूट 3 बाई। ठीक है, आपको ए का बी के साथ बनने वाला एंगल और ए का सी के साथ बनने वाला एंगल, ठीक है, ए का सी के साथ बनने वाला जो एंगल है उसे आप फाई बोल दीजिए, इसको थीटा बोल दीजिए। तो यहाँ पे फाई की बात करते हैं तो फाई कितना आ जाएगा भैया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की बात की है तो फाई बराबर यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 90 डिग्री आ जाएगा। एंड यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 3 बाई 2 आ रही है। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोस थीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3 बाई 2 कब आती है, यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो कोस, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस पाई बाई 3, तो कोस पाई बाई 6, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक सेकंड, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए का बी के साथ बनने वाला एंगल और ए का
सी के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है भैया। किसी को अगर जानना है तो यहाँ पे 150 क्या लिख सकता है, 180 माइनस का 30 लिख सकता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, कोस 30 आ जाएगा। ठीक है, और जब माइनस का कोस 30 आ जाता है तो माइनस का √3/2 आ जाएगा। घर से करके लाइएगा एक क्वेश्चन। आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, ये लिखा हुआ है और इसको आपको पूछा गया है। ए ऑप्शन है 8 ए वेक्टर, बी ऑप्शन है 2 ए वेक्टर, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है यहाँ पे आई के क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो कर लाएंगे। एक को कैलकुलेट कर लीजिएगा, अंदाजा लग जाएगा जे के लिए कैसे आएगा, के कैप के लिए कैसे आएगा। जब सोल्व करेंगे तो 2a आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर such that magnitude of a vector बराबर magnitude of b vector and magnitude of c vector that is equals to 2, and if a vector cross c vector प्लस का b वेक्टर बराबर 0, then acute angle between a vector and c vector is option A is pi/3, B is pi/4 and C is pi/6। ठीक है, और डी ये भी आपको होमवर्क करके लाना है। ठीक है, कल आते ही क्लास में इनको डिस्कस करेंगे अपन, फिर अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाली, लिख लिया क्वेश्चन। बड़े आगे, तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं गेट के एग्जाम में। तो आइए ध्यान से समझते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं
तो वेक्टर्स को आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। पहले तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, ठीक है। सिंपली बात करते हैं, ये आई कैप है आपका और ये जे कैप है, ठीक है। तो क्या आई कैप के कोई चेंज करने पे जे कैप में कोई चेंज होगा? इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो जे कैप को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्या मैं कभी भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके आई कैप को जे कैप के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? या जे कैप को आई कैप की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? पॉसिबल ही नहीं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जे कैप बराबर अल्फा आई कैप? लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हैं आई कैप और जे कैप क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। बट अगर मैंने ए वेक्टर बराबर बनाया आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर बराबर मैंने यहाँ पे लिख लिया 2i प्लस का 2j। अब मुझे बताइए क्या मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक दूसरे के रूप में लिख सकता हूं क्या? लिख सकते नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर लिख सकते हैं। क्या ए वेक्टर में चेंज करने पे बी वेक्टर में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर इस रिलेशन की मैं बात करता हूं तो बी और ए क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं। बट अगर अपन आई कैप और जे कैप की बात करें तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? तो कोई भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर या वेक्टर्स का सेट जो एक दूसरे की टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता, जिनका एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, उस प्रकार के वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। और डिपेंड करते हैं तो उन्हें आप क्या कहते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे इसको लिखेंगे तो लैंग्वेज देखते हैं। इफ लिखते हैं, इफ λ1 कोमा λ2 कोमा λ3 डॉट 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 λn are the scalar and v1 v2 v3 vn are the vector, then λ1 v1 वेक्टर प्लस λ2 v2 वेक्टर प्लस λ3 v3 वेक्टर एंड so on प्लस λn vn वेक्टर बराबर 0 लिखा हुआ। देन v1 अभी समझाऊंगा मैं, v2 v3 डॉट 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 vn वेक्टर कैन बी linearly independent, can be linearly independent if and only if यदि और केवल यदि λ1 बराबर λ2 बराबर λ3 बराबर λn बराबर 0। तो आपका यहाँ पे क्या है कि वेक्टर का समेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे λ1 λ2 आपने क्या लिख दिए? कोफिशिएंट्स लिख दिए स्केलर नंबर से, और इनका सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इनका सम 0 अगर और आप कहते हैं कि v1 v2 v3 क्या है? आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो किन्हीं भी दो या दो से अधिक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का सम 0 तभी आ सकता है जब उनके कोफिशिएंट 0 हो, अदरवाइज कभी सत्य होगा ही नहीं। क्या आई कैप प्लस जे कैप की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? क्या आई के प्लस जे के प्लस के कैप की वैल्यू 0 आ सकती है क्या? बट मैं कह देता हूं कि λ1 आई के प्लस का λ2 जे के प्लस का λ3 के
बराबर 0 और मैंने कह दिया दैट इज ट्रू, ऐसा होता है, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर ऐसा होता होगा यदि इफ एंड ओनली इफ आप कहें कि लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 जीरो है और जीरो से जो मल्टीप्लाई होता है वो जीरो ही हो जाता है, ठीक है, तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि इनमें से एक आध को नॉन जीरो रख दे तब भी व्यवस्था बैठ जाएगी? सभी के सभी को जीरो होना पड़ेगा। अगर कोई भी दो नॉन जीरो आपने रख दिए, जैसे आपने लेमड़ा 1 से लेमड़ा n तक सभी जीरो कर दिए, आपने दो को छोड़ दिया, लेमड़ा 2 v2 प्लस लेमड़ा 3 v3, अब आप क्या लिखेंगे? लेमड़ा 2 v2 बराबर माइनस का लेमड़ा 3 v3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? और v2 बराबर माइनस का लेमड़ा 3 अपॉन लेमड़ा 2 v3 लिखेंगे, और आपने किस v2 को किसके फॉर्मेट में लिख दिया? v3 के रूप में लिख दिया, नहीं लिख दिया? क्या डिपेंडेंसी शो हो गई? बिल्कुल हो गई। क्या इंडिपेंडेंट रहे? बिल्कुल नहीं रहे। समझ में आ गया लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट? बिल्कुल आसान है, कर लीजिए नोट। तो ये आपके वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट होती हैं। कल से कैलकुलस पढ़ेंगे। आएंगे ना अभी कराएंगे, टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे। लिख लिया? आइए प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आपके 2D और 3D से ही काम चल जाता है, एन डायमेंशन की बात आपसे नहीं की जाती, 2D और 3D से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर जो नॉन लीनियर, मतलब एक ही लाइन पे कोई भी दो वेक्टर जो कि कोलीनियर नहीं है या पैरेलल नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी 2 डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं, कोई भी दो वेक्टर जो कि क्या नहीं है, कोलीनियर नहीं है, वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते नहीं होते भैया? ध्यान से देख लीजिए, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। क्या इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है? कि बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन ही डिफरेंट है, तो आप इनको नहीं लिख सकते। तो 2 डायमेंशन में कोई भी दो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लिख लीजिए भाई। 2 नॉन जीरो एंड 2 नॉन जीरो एंड नॉन collinear, two non-zero and non-collinear vectors in 2 dimension are linearly independent. ठीक है, लिखते हैं। और यहां पे अगर अपन बात लीनियरली इंडिपेंडेंट की आपने बात कर ली, अब यहां पे बात करते कोई भी 3 वेक्टर जो कि 2 डायमेंशन में लिखे गए हैं, कोई भी 3 वेक्टर 2 डायमेंशन में क्या होते हैं? हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते नहीं होते? आप देख लीजिएगा, जनरल अगर आप बात करिए, आपका आई केफ है या आपका जे केफ है, अब इस दुनिया में 2 डायमेंशन के जितने भी वेक्टर हैं उनको आप आई केप और जे केप की फॉर्म में लिख सकते या नहीं लिख सकते? आप नहीं लिखते क्या? आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस का वाई जे के। तो अब यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी डिफाइन हो जाती है। तो कोई भी 3 वेक्टर 2 डायमेंशन में क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ गया भाई? 2 डायमेंशन का तो देखते ही आप पहचान जाएंगे। निधि शायद समझ में नहीं आया।
आ गया। एनी थ्री वेक्टर, एनी थ्री नॉन जीरो वेक्टर in two dimension are linearly dependent. Any three non-zero vectors in two dimension are linearly dependent. और यहाँ पे आप लिख लीजिए डायग्राम एग्जाम्पल के रूप में आई केप जे केप। तो जनरल पॉइंट P है, x कोमा y इसके कोऑर्डिनेट हैं, r वेक्टर बराबर एक्स आई केप प्लस का y जे केप। तो यहाँ पे c वेक्टर बराबर r वेक्टर है, a वेक्टर बराबर i केप है, b वेक्टर बराबर j केप है। तो यहाँ पे जो ABC का जो सेट है वो कैसा सेट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। आप चाहें तो इस j को r वेक्टर माइनस एक्स केप अपॉन y लिख सकते हैं, तो सबको एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखते हैं थर्ड, थ्री नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर मतलब तीनों एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तो थ्री नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि अगर वो तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं और एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, तो वो तीनों मिलके क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर तीन वेक्टर थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं और आपके पास तीन वेक्टर हैं और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, कोई भी आपके पास तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और एक प्लेन में तीन वेक्टर क्या होते हैं, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। भी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, प्लेन की बात हो गई, 2D की बात हो गई। ऐसा नहीं आई केप और जे केप का मान के प्लेन होता है, प्लेन कैसा भी ले सकता हूं। मेरा ये हैंड ये भी प्लेन है या नहीं है। अब इस प्लेन पे मैं तीन वेक्टर रखूंगा तो क्या होंगे, कोप्लेनर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो जो आपके वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और नॉन जीरो आती है, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बिकॉज थ्री डायमेंशन में वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर इन थ्री डायमेंशन क्या होते हैं भैया, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर हो गया। if three non-zero and non-coplanar vectors in 3D are linearly independent. If तो यहाँ पे लिख लीजिए भैया, ए बी और सी वेक्टर जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है सिचुएशन में। भाई यहाँ पे डिफाइन होगा। फोर्थ अपन बात करते हैं, थ्री नॉन जीरो कोप्लेनर, थ्री नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर आर, थ्री नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर्स आर in three dimension, in three dimension are linearly dependent. That means यहाँ पे a वेक्टर कोमा b वेक्टर कोमा c वेक्टर बराबर जीरो होगा। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइएगा, कोई भी चार वेक्टर की मैं बात करता हूं थ्री डायमेंशन में, तो नमन बताइएगा कि कोई भी आपके पास चार वेक्टर हैं थ्री डायमेंशन में, एल आई होंगे एल डी होंगे, एल डी होंगे। क्यों, क्योंकि आप कोई भी चार वेक्टर है तो उनको किन्हीं तीन के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आर वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू
एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। कोई भी 3 डायमेंशन में आपको वेक्टर लिखना होता है आप आई केप जे केप के फॉर्म में लिखते हैं। आगे चल के जब मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी एल आई एल डी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में अपन समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना काम इतने से हो जाएगा। एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, 5th पॉइंट, फोर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर vectors for non-zero and non-coplanar vectors in 3D are, इनको आप क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहेंगे। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज आई केप जे केप के केप। आर वेक्टर बराबर आप लिख देते हैं एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के। दैट्स ऑल, ओके। तो करें क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन जो कि गेट 2001 में पूछा गया था। ठीक है, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स, कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स 1, 1, 0, 1 upon root 2, 0, 1, 1 and 1 upon root 2, 1, 0, 1। ए ऑप्शन है the 3 vectors are orthogonal, the 3 vectors are orthogonal। बी ऑप्शन है the 3 vectors are linearly independent, the 3 vectors are li। सी ऑप्शन है the 3 vectors cannot form a basis in a 3D real vector space, in 3D real vector space, ठीक है। एंड डी ऑप्शन इज 1 upon root 2, 1, 1, 0 can be written as the linear combination of 1 upon root 2, 0, 1, 1 and 1 upon root 2, 1, 0, 1। क्या कर पाएंगे? ये वेक्टर ही लिखे हुए आई के 1 upon root 2 आई के प्लस 1 upon root 2 जे के प्लस 0 के ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। वेक्टर्स को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो वेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या ये ऑर्थोगोनल है, क्या यहाँ पे लिखा गया 3 वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म अ बेसिस इन 3 डायमेंशन रियल वेक्टर स्पेस। तो बताइए।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? अगर ये MCQ है, पहली बात तो क्यों सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो अगर LD होता है, डिपेंडेंट होता है, तो ऐसे भी लिखा जाएगा, और LD होता है तो ये भी सही होगा कि अगर LD होता है तो तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक इसमें चौथे वेक्टर को इन तीनों के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सही है भाई, अगर ये तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है 3 डायमेंशन में, तो दुनिया का कोई सा भी वेक्टर इनकी टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अगर LD हुए तो ये ट्रू होगा, और LD हुए तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि डिपेंडेंट हुए तो फिर नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा भाई, 3 डायमेंशन के लिए 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आपको चाहिए, 2 डायमेंशन के लिए आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए, ताकि तीसरे वेक्टर को आप उनके फॉर्म में लिख सके। भाई कोई किसी भी चीज को आप लिख, जैसे आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर को आप आई केप जे केप के केप के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही तो लिखते हैं। मतलब यहाँ पे आई केप जे केप के केप किसका काम कर रही है? बेसिस का काम कर रही है। अपने बेस वेक्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये बेस वेक्टर होते हैं। तो आई केप जे केप के केप बेसिस वेक्टर हैं, उनके फॉर्मेट में लिखा हुआ है एक्स आई केप प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। अगर ए बी सी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोई भी वेक्टर, जैसे मान लेते हैं डी वेक्टर को अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर प्लस गामा सी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जब ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर 3 डायमेंशन में 3 तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए, तभी तो लिख पाओगे। तो ये दोनों ही ट्रू होंगे। तो लीनियर अगर देख के आप पता लगा सके तो डिपेंडेंट तो होगा नहीं, एलआई होगा। बिना सोल के सोचना सिखा रहा हूं, क्योंकि एक ऑप्शन करेक्ट है या तो दोनों सही होंगे, MCQ है तो दोनों तो सही है ही नहीं, तो एलआई। ऑर्थोगोनल चेक कर लीजिए, ऑर्थोगोनल कहीं से लग नहीं रहे हैं, लग रहे हैं क्या? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? ए डॉट बी बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जब भी तो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल है नहीं तो एलआई होंगे। और यहां से आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, ये तो मैं केवल जनरल चर्चा ही कर रहा था। यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं, अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये एलडी होंगे, नॉन 0 आता है तो क्या होंगे? एलआई होंगे। चेक कीजिए क्या आता है। कीजिए भाई चेक। ठीक है, कितना आया? 0 आ रहा है, नॉन 0 आएगा। ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 1/√2 1/√2 1/√2 बाहर निकाल दीजिए, तो 1/√2 क्यूब आ जाएगा। इसका तो कोई लेना देना है नहीं, अपना इंटरेस्ट तो 0 और नॉन 0 में। 0 तो कैसे आएगा? गेट में क्वेश्चन आया है तो वेरीफाइड है क्वेश्चन। अब देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन गेट में, ऐसा नहीं कि 2001 में पूछा गया था तब ऐसा पूछा गया था, आज भी प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं गेट में, कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं आता है। ठीक है, वो अलग बात है कि पहले इस लेवल पे भी कट ऑफ कम जाया करती थी, आजकल थोड़ी कट ऑफ बढ़ गई है, तो वो तो जनरेशन का भी फर्क पड़ता है। बाकी ऐसा ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है। तो 1/√2 का क्यूब आपने लिखा हुआ है। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये 1
1 इंटू 1 आ जाएगा, -1 लिखा आपने यहाँ पे, और जब आप -1 लिखेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। इससे इसको 0 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 अपॉन √2 का, और दैट इज इक्वल्स टू नॉन जीरो, ठीक है। तो नॉन जीरो है तो क्या होगा भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आ गया, LI होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं आपको, करके लाइएगा, जो कि गेट 2005 में पूछा गया था। ठीक है, गिवन द फोर वेक्टर्स, गिवन द फोर वेक्टर्स, गिवन द फोर वेक्टर्स, U1 जो लिखा हुआ है 1 2 1 लिखा हुआ है, U2 जो लिखा हुआ है 3 -5 1 लिखा हुआ है, U3 की अगर बात करते हैं तो 2 4 माइनस का 8 लिखा हुआ है, U4 की बात करते हैं तो 3 6 और माइनस का 12 लिखा हुआ है, 2 4 -8 3 -5 1, ओके। ये माइनस का 8 है भैया, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन है, लिखिए। देन लीनियरली डिपेंडेंट पेयर इज, देन लीनियरली डिपेंडेंट पेयर is, and the option A is U1 U2, B is U2 U3, C is U3 U4 and D is U1 U2। कौन सा करेक्ट होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या आपको? सिमिलैरिटीज केवल आपको यहीं दिख सकती हैं, बाकी में कहीं पे भी आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। भाई इसमें यहाँ पे माइनस है, ये पूरा प्लस है, तो इसको तो इसकी टर्म्स में लिख नहीं सकते। अब लिख सकते हैं क्या? दोनों ही डिफरेंट, अगर इसको -5 बनाने जाएंगे तो ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे माइनस, इसमें यहाँ पे माइनस है, सिमिलैरिटी नहीं। सिमिलैरिटी इन दोनों में ही है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आया, 6 आया। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आया। यहाँ पे माइनस का 8 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 24 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आया। ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका LI LD कंप्लीट होता है। कल से अपन नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, जिसमें आप अपने डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। डेल आपने जो ऑपरेटर पढ़ा है, जहाँ पे अपन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल की बात करेंगे। फिर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हुई। सेकंड डेरिवेटिव किस प्रकार से देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में लाप्लास जो आप जानते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट लाप्लास एक ही नहीं है, वहां पे और भी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आएगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो कल अपना टारगेट रहेगा, कल और परसों की क्लास में अपन डिफरेंशियल कैलकुलस को कंप्लीट कर दे और फिर अपन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करते, ठीक है। तो जो अपना वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है, आज अपनी सेकंड क्लास है। 7 to 8 क्लास में आपकी पूरी वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस और कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा 7 to 8 क्लास में, ठीक है। और ये सफिशिएंट टाइम है, और 5 दिन के समथिंग आपके मैट्रिक्स में लगेंगे, 5 डेज। तो 2 बड़े पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 4 डेज आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में लगेंगे। और फिर बाकी के टॉपिक्स हैं, उनमें जैसे अपन बात करें पूरे सीरीज, पूरे ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो 4 क्लास इनकी मान लीजिए। तो बहुत जल्दी आपकी सिलेबस कवर होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। राधे राधे।